गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 9 चैप्टर 1 यानी कि आज हम लोग जो है ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि रीडर हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है तो आज हम लोग ग्रामर का चैप्टर 1 है वर्ण विचार, उसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों को वर्ण विचार के बारे में जानकारी है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं जो आप लोग जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार, सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे वर्ण जो हैं वो क्या हैं, जैसे किसे कह सकते हो आप वर्ण। तो ये हमें पता ही है कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसे, जिसके टुकड़े भी नहीं हो सकते, भाषा की सबसे छोटी इकाई भी है और जिसके टुकड़े भी नहीं हो सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। ये हम लोगों को जो क्लास 3rd 4th से हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्ण क्या चीज़ है, ये हमें क्लियर है। अब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि वर्ण अक्षर या सभी जो है, एक सेकेंड, वर्ण अक्षर और अक्षर या लेटर जो सभी एक एक समझे और कहे जाते हैं, छात्र का आरंभिक ज्ञान इन्हीं के माध्यम से शुरू होता है। यानी सबसे पहले हम लोग पढ़ाई जब स्टार्ट करते हैं तो वर्णों के माध्यम से ही शुरू करते हैं। जन्म लेने के बाद बच्चा अनेक ध्वनियों को सुनता है, धीरे धीरे उन्हें गुनगुनाता है, बड़बड़ाता है, तुतलाता है, फिर बोलना शुरू कर देता है। तो इस तरह इसे हम बोलेंगे मौखिक ज्ञान। ये हम लोगों को नॉर्मली पता है कि सबसे पहले हम लोग किसी भी चीज़ को सुनते हैं, सबसे पहले सुनाई देता है हमको ना साउंड्स, उसके बाद हम लोग उसको जो है पढ़ते हैं। तो और फिर पढ़ने के बाद उसको सबसे पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। तो इस तरह हमारा जो पढ़ने का क्रम है वो चलता है। तो हम वर्ण विचार वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि भाषा की न्यूनतम इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो वर्ण है उसको, वर्ण के जो चिन्ह हैं वो जिसके टुकड़े भी नहीं हो सकते, वर्ण के जो भेद है उन्हें हम आगे जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो ये तो क्लियर ही हो गया आपका डेफिनेशन में कि दूसरे अर्थ में वर्ण वे ध्वनि चिन्ह जिनके खंड नहीं किए जा सकते और वही जो है वर्ण कहलाते हैं। अब वर्णों के भेद आगे हैं आपके, वैसे आपका डेफिनेशन से नहीं आएंगी लेकिन आप जब तक इसे क्लियर नहीं करोगे ना तब तक आप लोगों जो है इसके एक्सरसाइजेस है उसको कम्प्लीटली फाइनल इसको आंसर नहीं कर पाओगे। अब देखो वर्णों के भेद। हिंदी भाषा में वर्णों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, ये भी आप लोग जानते हैं अच्छे से। इनके अतिरिक्त अंग और अह, ठीक है, इसे हम बोलेंगे। अब आपको ये तो पता है, ठीक है। अगर वैसे मैं अगर पूछना चाहूँ ना आपको वर्णमाला, तो आप में से कुछ बच्चों को ही होगा, कुछ से मतलब कि 2-5 बच्चों को ही वर्णमाला लर्न होगी, बाकी अदरवाइज किसी को भी ठीक से वर्णमाला भी लर्न नहीं है। क्योंकि हम लोगों का वो सीज़न था जो चला गया है। हम लोगों को जब टाइम था कि जब हम लोगों ने वर्णमाला सीखी थी वो चला गया है, इसलिए हम लोग उसको भूल चुके हैं। तो इसीलिए हम ये चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको वो सब कुछ रिराइट कर रहे हैं कि जो अंग और रह है ये क्या है, ये आयोग वह ध्वनि कहलाती है। अनुस्वार और विसर्ग भी हैं। अब इसे अनुस्वार और विसर्ग भी कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 46 वर्णों को और 2 वर्गों में बांट दिया। अब यहाँ 46 लिखा है ना, 46 है। वैसे टोटल जो वर्णमाला है ना वो अपने 52 हैं, ठीक है। मैं भी आपको आगे समझाऊंगी इसमें क्या है, जो आप लोग अभी देखना। अभी पहले थोड़ा सा इसको देखो। स्वर ये आपको पता, तो अ से ओ तक, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये हमारे जो है 11 होते हैं, ठीक है। अब 11 स्वर होते हैं, हमेशा ये रखना। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको तब भी आप उसमें ही टिक करेंगे। और अगर आप ये अंग अह है ये इसके साथ स्वर में ही सम्मिलित होते हैं, लेकिन ये स्वर के साथ नहीं जुड़ेंगे। इसे हम जो अंग अह है ना ये 2 अलग है, इनको बोलेंगे आयोगवा, जो हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। ऐसे मिला के कुल 13 हो जाते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत अंग और आह भी आते हैं, ठीक है। वर्णमाला के ही अंदर हैं ये, आयोगवा नाम दे दिए इनको अलग से, ठीक है। स्वर के साथ नहीं आएंगे ये। अब इधर देखो, अब हमारा हो गया जो है व्यंजन, ठीक है। अब जो बाकी बच रहे हैं अपने क से ले तक म तक होते हैं, जिससे भी हम बता सकते हैं क के वर्ग के सारे जो वर्ण हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अणे, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ण। और अब ये ट, ठ, ड में इसमें जो ड और ढ है ना ये उपक्षिप्त व्यंजन है। ये दोनों का भी अलग से नाम से इनको पहचानते हैं। ये भी व्यंजन में ही आएंगे लेकिन इनको अलग से नाम दिया गया उपक्षिप्त व्यंजन, ठीक है। तो इनकी संख्या 2 है।
और ये त थ द न, ये यानी कि ये क से लेकर म तक होते हैं और इनकी संख्या होती है 25। ठीक है, ये मैं आपके बुक में कुछ नहीं है, मैं एक्स्ट्रा आपको समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अभी ये है क्या चीज वर्णमाला में। तो 11 हमारे स्वर हो गए हैं, तो और 33 होते हैं वैसे व्यंजन, तो अपने 33 जो हमारे 33 हमारे जो है व्यंजन है, 2 आयोगवाह है और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है और 2 हमारे उक्षिप्त है। ऐसे करके कुल मिला के कितने हो गए हमारे 52 जो है वर्णमाला के वर्ण हैं। क्लियर, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि 11 स्वर हैं हमारे, 33 व्यंजन हैं, आयोगवाह 2 है जो मैंने आपको बताया, अंग और अह, संयुक्त अक्षर क्षेत्र ज्ञ, ये हमारे जो संयुक्त अक्षर है वो 4 है उनकी संख्या, ये तो आप अच्छे जानते होंगे, मैं भी पढ़ाऊंगी आगे मिलेगा। और 2 उक्षिप्त व्यंजन जो मैं आपको ड और ढ करके बताए थे। ऐसे करके कुल जो है 52 जो है वर्णमाला की संख्या है। ठीक है, जैसे अपने अल्फाबेट होता है ना 26 इंग्लिश में ABCD, वो कितने होते हैं 26। ऐसे ही हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है 52, 52। ये आपका क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखो स्वर डेफिनेशन में इतना डीपली जाना, सिर्फ ओनली आपको रीडिंग लगानी है ताकि आपको पता लगे कि है क्या चीज़ ये। ठीक है, स्वर वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है, ये तो हमें पता है कि बिना किसी सहायता से जिनका उच्चारण हो वो स्वर के, और जिनके उच्चारण में हवा के निकलने में कोई बाधा नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है कि स्वर क्या है। अब हम देखेंगे स्वर जो है अ से कितने थे, सॉरी कितने थे स्वर 11, और अ से ले तक क्या थे, अ से अह तक जो थे, री ऋषि वाला भी था उसके साथ बताया था मैं भी आपको, पूरे 11 भी हम लोगों ने आगे पढ़ेंगे अभी। अब देखो, अब यहाँ है स्वर के भी भेद बता दिए हैं यहाँ पर, जैसे कि उच्चारण के आधार पर जो स्वरों के भेद है उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व यानी लघु यानी कम, दीर्घ बड़ा ज़्यादा, और प्लूत। ठीक है, तो इस तरह ह्रस्व जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय यानी 1 मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर है और इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। ऐसे दीर्घ स्वर हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना या 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आप जान ही रहे हैं यहाँ पर कि जैसे पर आ लिखेंगे तो उसमें आ की मात्रा भी जुड़ रही है, इसका ना ज़्यादा समय लग रहा है। ई लिख रहे हैं तो उसमें ई की मात्रा भी जुड़ रही है तो उसमें ज़्यादा समय लग रहा है। अगर इंग्लिश में हम लिखना चाहें तो डबल ए आएगा और डबल ई आएगा, इस तरह उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मीनिंग होता है कि दीर्घ यानी ज़्यादा है, ये आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि ये दीर्घ से क्या कहना चाह रहा है, बड़ा। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लूत जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, दीर्घ से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग किसी को पुकारने में या संबोधन करके बुलाए जाने में ही किया जाता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है ओम करके। ठीक है, इस तरह हमने जाना कि जो स्वर के भेद हैं वो कितने हैं, वो हमारे हैं 3, ह्रस्व दीर्घ और प्लूत। ये देखो मात्रा आ गई, स्वरों की मात्रा, ये आप लोग जानते हैं अच्छे से, क्लास 9 के स्टूडेंट ये हैं, इनको रीड करवाने की मुझे कोई इतनी ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मात्रा आप लोगों को अच्छे से ज्ञान है, इसमें हम अपना टाइम न लगा के। अब व्यंजन देख लो, व्यंजन की संख्या मैंने आपको बता दी है, जो क से ले तक म तक हैं वो पूरे क्या है हमारे 33 व्यंजन हैं और इन 33 व्यंजनों को भी 3 भागों में विभाजित किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। स्पर्श है, अंतश और उष्म है, ऐसे करके। तो यहाँ पर जैसे स्पर्श है वो मुख से जिन व्यंजनों को उच्चारण के समय मुख के विभिन्न भागों से, जैसे कंठ तालु है, क वर्ग जो है वो कंठ तालु कह सकते हो आप, च वर्ग है वो तालव्य व्यंजन हो जाएगा, ट वर्ग है वो मूर्धा व्यंजन हो जाएगा, त वर्ग है जो दंतोष्ट हो जाएगा, दांत की सहायता से बोला। अब प वर्ग जो क्या होगा वो ओष्ठ यानी होठों की सहायता से बोला जाएगा। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत डीपली मतलब बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए चीज़। अगर आपका ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर से रिपीट करो, ध्यान दें आप लोग। क वर्ग यानी कंठ, यानी ये जो क वर्ग है इसे कंठव्य इसको सूत्र होता था हमारा, तो वैसे तो आप इतना डीपली याद नहीं करोगे लेकिन फिर भी मैं कंठव्य ऐसे बोलेंगे, कंठव्य वर्ण या वर्ग कह सकते हो। तो क ख ग घ ये सारे कंठव्य आएंगे। तालव्य यानी तालु की सहायता से बोले जाने वाले, अगर आप खुद बोलेंगे ना जब, तो आपकी जीभ है ना जो ऊपर तालव्य को टच करती हुई उसको बोलेंगी वर्णों को, इसलिए इसको तालव्य नाम दिया गया है। ट वर्ग में आपका जो ट आप बोल के देखो, ट ठ ड, तो आप में क्या अंदर से जो आपका तालु और जो ऊपर का है जीवा है उन दोनों को टच करके उनको छू कर वो बोला जाते हैं ये वर्ण। त वर्ग उसमें आपके दांतों की सहायता से दंतोष्ठ बोलेंगे, इसके तो दांतों की सहायता त थ द ध न, आप खुद बोल के देखेंगे आपको खुद को ही जो वास्तविकता ज्ञान हो जाएगा। तो इस तरह इनको खुद जब आप खुद बोलेंगे, स्वयं बोलेंगे ना इनको, इन वर्णों को अच्छे से तेज तेज, तो आपको पता लगेगा, आपको वैसे ही इजी वे में इनको याद हो जाएगा कि किसको कैसा नाम दिया गया होगा। अब लास्ट है हमारा प वर्ग, तो प फ ब
इसमें आपके होठों की हिल रहा है, होठों का हिलना, होठों से मिलकर बोलना। प को देखो, होठों बिना होठों की सहायता से ये वर्ण नहीं बोले जाते, कहने का अर्थ ये है। ठीक है, तो कंठवे, तालवे वर्ग, त वर्ग जो मूर्धन्य, और त वर्ग यानी कि जो आपका दंतोष्टे, और प वर्ग जो आपका ओष्टे। इस तरह आपके ये वर्णों जो है उनको डिवाइड किया गया 5 भागों में, और ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आप लोग को ध्यान से इसको पॉज करके सुनते रहना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको क्या कहते हो, किसमें कौन से वर्ण आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये तो बहुत कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। अंतस्थे में 4 वर्ण हैं, देखो यर लव, ठीक है, जिसमें से जो इनका अर्थ होता है बीच में, यानी स्थ, जो अक्षर व्यंजनों स्वरों के बीच में स्थित हैं उन्हें अंतस्थे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, बस आप तो ये अलावा ये जाने, इनको ध्यान दें। अब ये जो बॉक्स में, ब्लू बॉक्स में जो आपका लिखा है 33 से 35, तो ये आपके ऐसे लिखा हुआ, आपको 33 एंड 33 होती है व्यंजन संख्या। कहीं भी मैंने कितनी बुक्स में देख के बोला है आपको, तो 33 ही आपको लर्न करना है, 33 ही होंगे। ठीक है, उसमें इसका शाब्दिक अर्थ है गरम। जिन वर्णों के उच्चारण मुंह से हवा बाहर निकले, आप खुद बोलो श, स, ये आप खुद जब उच्चारण करेंगे ना तो आपके मुंह से हवा बाहर निकलेगी, तो इसलिए इसको ऊष्मह वर्ण कहा जाता है। अब देखो संयुक्त व्यंजन हो गए हमारे, जहाँ दो अथवा 2 से अधिक व्यंजन आपस से मिले, संयुक्त भी आप जानते हैं, फिर भी एक बार समझा देती हूँ कि उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। देवनागरी लिपि में जब 2 व्यंजन आपस से मिल जाते हैं तो उनका रूप बदलता है, जैसे कि हम देखेंगे। अब संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी है, 4 है, श, त्र, ज्ञ और श्र। तो यहाँ जो श्र बना है ना, श से षटकोण, वो कैसे बना है, स से क्षत्रिय जो बना है वो किस तरह बना है, क प्लस श की सहायता से मिलकर वो श्र बना है। ऐसे त जो त्रिशूल है वो त और र की सहायता से जो बना है। ज्ञ ज्ञानी है जो ज और अणे की सहायता से मिलकर बना है। और यह जो हलंत लग रहा है ना, इनका भी ध्यान देना आप लोग। श और र जो श्र बना है ना, श्रवण, श्रमिक, श्रम, ये सारे जो वर्ण है वो श और र की सहायता से मिले। तो आप कहेंगे कि यानी 2 जो उसमें वर्ण जुड़कर वो एक वर्ण बना है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्योंकि आपको नाम से पता चल रहा है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे हम, जहाँ पे 2 व्यंजन आपस से मिले हैं उन्हें ही आपको दो वर्ण मिलकर एक व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू।